दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त तेलुगु सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं, जिसे साल 2022 में रिलीज किया गया था। इस शानदार मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मूवी को लेकर आने का खास रीजन यह है कि इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी अच्छी है और ट्विस्ट जो है वो भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन इसका क्लाइमेक्स मेरी नजर में थोड़ा और बेहतर हो सकता था। हालांकि क्लाइमेक्स को छोड़ दिया जाए तो ये मूवी बहुत ही शानदार स्टोरी को सामने लाती है, जिसका अपना एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन और देखते हैं कि ऐसा क्या खास है इस मूवी में। तो कहानी की शुरुआत होती है सुब्रमण्यम नाम के एक आदमी से। हम देखते हैं कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली होती है और वो एक पुलिस स्टेशन में जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो कांस्टेबल को अपनी कंप्लेंट बताता है। सुब्रमण्यम कहता है कि सर, मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ, बहुत कुछ लिखता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे धमकी भरी कॉल्स आ रही हैं। तो कांस्टेबल एरिक कोंडो उससे पूछता है कि अच्छा, तो तुमने ऐसा क्या लिख दिया जो तुम्हें धमकी भरी कॉल्स आने लगी? सुब्रमण्यम कहता है कि सर, मैं अपनी इमेजिनेशन के अनुसार कहानियां लिखता हूँ, लेकिन अब उसी कहानी के किरदार मुझे धमकी भरे कॉल्स कर रहे हैं। अब ये सुनते ही एरिक कोंडो हंसने लगता है, क्योंकि रियल लाइफ में कहानियों के किरदार थोड़ी किसी को धमकी देते हैं। लेकिन सुब्रमण्यम कहता है कि पिछली बार मैंने अन्ना मर्डर केस के बारे में लिखा था और उसके बाद सेम वही घटना हुई और अब वो खूनी मुझे धमका रहा है कि तुमने मेरी कहानी कैसे लिख दी। अब ये सुनने के बाद वहाँ पर बैठे बाकी के कांस्टेबल्स भी हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि पी कर आए हो क्या? हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं, तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन सुब्रमण्यम कहता है कि नहीं, आप मेरी कंप्लेंट लिखिए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो आखिर में एरिक कोंडो कहता है कि सर, मैं आपकी कंप्लेंट लिखता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं यही बात अपने सीनियर ऑफिसर को बताऊंगा। उसके बाद सोचेंगे कि आपके केस का क्या करना है। फिलहाल आप यहाँ से जा सकते हैं। और इस तरह से अब सुब्रमण्यम भी निराश होकर अपने घर आ जाता है। फिर घर पर आने के बाद वो थोड़ा फ्रेश हो जाता है और फिर से शराब पीकर कहानी लिखने के लिए बैठ जाता है। अब जैसे ही वो कहानी लिखने लगता है, सेम वैसी की वैसी घटनाएं होने लगती हैं। हम देखते हैं कि एक लड़की को कार के अंदर किसी ने किडनैप करके रखा होता है, लेकिन वो लड़की जैसे तैसे करके अपने हाथ पैरों को खोल लेती है। अब उसी कार के अंदर पड़ा हुआ मोबाइल रिंग हो रहा था, तो वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी साइड में ही वो किडनैपर खड़े होते हैं, जिन्हें कार की आवाज आते ही पता चल जाता है कि लड़की भाग रही है। इसलिए वो लोग तुरंत ही उसका पीछा करने लगते हैं। फिर वो लड़की किसी को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फोन नहीं लगता। इसके बाद वो लड़की वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ये किडनैपर उसे घेर लेते हैं। अब उनमें से एक आदमी कहता है कि देख क्या रहे हो, मार दो इसे गोली। तभी हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और यहाँ इस तरफ सुब्रमण्यम के घर की लाइट चली जाती है और वो आगे की कहानी लिखना स्टॉप कर देता है। इसके बाद मोमबत्ती जलाकर बैठने के बाद उसे बहुत गहरी नींद आती है और वो वहीं पर सो जाता है। पर इस बीच हम देखते हैं कि उसके फोन पर अननोन कॉल्स आ रहे होते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि सुब्रमण्यम के घर पर पुलिस आती है, जहाँ वो ऑफिसर उससे पूछता है कि बताओ, यहाँ पर कौन कौन रहता है और ये पूजा कौन है? तो सुब्रमण्यम कहता है कि यहाँ पर तो मैं अकेला ही रहता हूँ। और कौन पूजा? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। इस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि रात को हमारे पुलिस स्टेशन में एक लड़की का कॉल आया था और उसने बस इतना कहा कि उसका कोई पीछा कर रहा है और उस आदमी का नाम है सुब्रमण्यम साईनगर और इसी बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर सुब्रमण्यम कहता है कि अच्छा, मतलब आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। तो वो ऑफिसर कहता है कि ठीक है, तो तुम बता दो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें कौन धमकी दे रहा है? अब सुब्रमण्यम को रात को जिस नंबर से कॉल आया था वो उन्हें दिखाने लगता है। तो एरिक कोंडो जब उसे चेक करता है तो उस लड़की ने जिस नंबर से कॉल किया था वो नंबर और सुब्रमण्यम को जो कॉल आया है वो नंबर सेम टू सेम होता है। सुब्रमण्यम कहता है कि आप पूजा के बारे में जानना चाहते हो ना? ये देखो, पूजा मेरी कहानी की किरदार है और ये कहानी मैं कल रात से ही लिख रहा हूँ। तो दूसरा ऑफिसर उस कहानी को पढ़ने लगता है और उस लड़की ने कॉल करके कंट्रोल रूम में जो भी बताया था कि कोई 3 लड़के उसका पीछा कर रहे हैं, तो सेम टू सेम वही बात यहाँ पर लिखी होती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ऑफिसर कहता है कि इस आदमी को उठा लो, यानी थाने लेकर चलो। लेकिन सुब्रमण्यम कहता है कि रुकिए, पहले मुझे मेरा अरेस्ट वारंट दिखाइए। आप मुझे किस बेसिस पर लेकर जा रहे हो? मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने लगते हैं। पर बाहर आने के बाद आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो पूछने लगते हैं कि आप इन्हें कहां पर लेकर जा रहे हो? उन्होंने कुछ नहीं किया, देखिए आप इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। इस बीच कुछ लोग तो इस घटना की वीडियो निकालने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो ऑफिसर आता है
और इन सबको धमकी देते हुए कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम सबको जेल के अंदर डाल दूंगा। इतने में एक लड़का कहता है कि सर, आप ये बहुत ही गलत कर रहे हो, इसकी वीडियो बनाकर हम वायरल कर देंगे। लेकिन फिर भी वो सुब्रमण्यम को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी उनके सामने एक न्यूज रिपोर्टर आता है और वो कहता है कि रुकिए, इनका अरेस्ट वारंट दिखाइए। तो इस बात पर ऑफिसर चुप हो जाता है। इसलिए अब वो रिपोर्टर कहता है कि इनके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट तक नहीं की है। अब ये देखकर पुलिस भी थोड़ा पीछे हट जाती है, क्योंकि ये सभी लोग उनका वीडियो बना रहे थे और अब बात और भी ज्यादा बिगड़ ना जाए, इसीलिए पुलिस भी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। आगे सभी लोग सुब्रमण्यम से कहते हैं कि सर, आप चिंता मत करिए, आपको बिना वजह कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। अब अगले सीन में हम देखते हैं डीजीपी आशा प्रमोद को। वो अपने सीनियर ऑफिसर के साथ बात कर रही होती है कि इलेक्शन से पहले कोई भी छुट्टी नहीं लेगा, सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और ध्यान रहे कि किसी भी एरिया में कोई भी लड़ाई का मामला सामने नहीं आना चाहिए। तभी उसका पीए उसे वीडियो दिखाता है और दोस्तों, ये वही वीडियो होती है जिसमें वो ऑफिसर उस लेखक को गिरफ्तार कर ले जा रहा होता है। अब आशा पूछती है कि ये इलाका किसके अंडर आता है, तो उस एरिया का कमिश्नर कल रात हुई घटना के बारे में उसे सब कुछ बताता है। फिर आशा कहती है कि उस ऑफिसर को मेरे केबिन में भेजो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीडिया में ये न्यूज वायरल हो जाती है कि पुलिस बिना वजह ही शहर के सबसे सीनियर लेखक को गिरफ्तार करके ले जा रही थी और उससे रिलेटेड एक केस की इंक्वायरी चल रही है। यहाँ आशा उस ऑफिसर को डांट रही होती है कि तुमको बिना वारंट के उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए किसने कहा। तो ऑफिसर कहता है कि मैडम, जिस लड़की ने हमारे पास कंप्लेंट की थी वो लड़की बहुत ज्यादा टेंशन में और घबराई हुई लग रही थी। तो आशा कहती है कि मुझे उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाओ। अब रिकॉर्डिंग में वो लड़की कह रही होती है कि मेरा नाम पूजा है और 3 लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, प्लीज प्लीज मेरी मदद करिए, मैं कहाँ पर हूँ मुझे पता नहीं है। अब दोस्तों, ये आवाज सुनते ही डीजीपी आशा को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ये आवाज बिल्कुल उसकी बेटी पूजा की तरह लग रही थी। इसलिए वो फौरन अपने पीए से पूजा को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन पूजा का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद जब पीए घर पर कॉल करता है तो पता चलता है कि पूजा तो कल रात घर पर आई ही नहीं। अब आशा कहती है कि तो फिर उसके ऑफिस में कॉल करो और पता करो कि वो कहाँ पर है। और आशा उस ऑफिसर को ये भी कहती है कि तुम उस लेखक को गिरफ्तार कर लो। अब उसके कुछ ही देर के बाद वो ऑफिसर लेखक के घर पहुंचता है और उसे गन दिखाकर जबरदस्ती वहां से ले जाने लगता है। इस बीच मीडिया वाले तो पहले से वहां पर मौजूद थे और इस न्यूज को आग की तरह फैला रहे थे। अब ये सारी न्यूज देखने के बाद आशा को उसके सीनियर का एक कॉल आता है। वो उससे कहते हैं कि तुम अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकती तो पब्लिक की क्या करोगी। उस राइटर के खिलाफ हमारे पास जब तक ठोस सबूत नहीं मिल जाते तब तक उसे छोड़ दो। अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है और कोई भी हंगामा नहीं होना चाहिए। तो आशा कहती है कि ठीक है और ऐसा कहकर वो फोन रख देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुब्रमण्यम को छोड़ दिया जाता है और आशा तुरंत ही उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन सुब्रमण्यम तो उसके ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता। आशा गुस्से में आकर कांस्टेबल से कहती है कि तुम इस पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखो, मुझे एक एक पल की खबर होनी चाहिए। इतना कहकर वो मीडिया से बात करने के लिए चली जाती है। आशा मीडिया से कहती है कि मेरी बेटी किडनैप नहीं हुई है, वो छुट्टी पर गई है, 2-4 दिन में आ जाएगी और इस राइटर को हमारी वजह से जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर वो वहाँ से जाते वक्त अपने पीए से कहती है इस लेखक के बैकग्राउंड के बारे में पता करो और उसका नॉर्मल चेकअप कहकर उसे किसी साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि आशा किसी सुनसान जगह पर आकर कल्याण नाम के आदमी को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे एक अंडरकवर पुलिस वाला चाहिए जिसके दिमाग और आईक्यू दूसरों से तेज हो। इस बीच आशा के पीए को एरिक का कॉल आता है जो आशा से कहता है कि मैडम, उस लेखक ने कुछ लिखा है। अब वो पढ़कर उसे सुनाने लगता है कि डीजीपी ने अपनी बेटी पूजा का पता लगाने के लिए एक अंडरकवर पुलिस वाले को हायर किया है जिसका नाम है विक्रम। और ये सुनने के बाद आशा और ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि तभी उसे पता चलता है कि उस कल्याण ने उसके लिए विक्रम कुमार नाम के ऑफिसर को हायर किया है। उसके बाद आशा फौरन जाकर विक्रम से मिलती है और उसे बताती है कि मेरी बेटी पूजा रायसन नाम की कंपनी में फाइनेंशियल एनालिस्ट है। जब वो घर पर होती है तो मेरी ड्यूटी होती है और जब मैं घर जाती हूँ तब तक वो अपने काम पर निकल जाती है, इसलिए हम दोनों का ज्यादा मिलना नहीं होता। हालांकि आखिरी बार जब मेरी उससे बात हुई थी तो उसने कहा था कि वो किसी फ्रेंड के पास पार्टी के लिए जाने वाली है, इसलिए जब मैं सुबह निकली तो मुझे लगा कि वो लेट नाइट वापस आने की वजह से सो गई थी और इसीलिए मैंने उसे नहीं उठाया और सीधा पुलिस स्टेशन आ गई। पर अब मुझे पता चला कि वो गायब है। खैर, अब इतना सब सुनकर विक्रम कहता है कि मैडम, जिसने भी ये काम किया है उसका मोटिव पैसा या फिर आपको चोट पहुंचाना नहीं है,
वरना अब तक वो ये बात आपको बता चुका होता। वो आगे कहता है कि उस सुब्रमण्यम के खिलाफ भी अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए मुझे इस केस को नए सिरे से और अपने तरीके से हैंडल करना होगा। तो आशा उससे कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम के पास आकर उससे कुछ सवाल जवाब पूछने लगता है और सुब्रमण्यम भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से उसका जवाब दे देता है। उसके बाद डॉक्टर विक्रम को कॉल करके बताता है कि सर, ये आदमी तो बिल्कुल नॉर्मल है, बस इसके दिमाग का क्रिएटिव पार्ट बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन वो आगे होने वाली घटनाओं को पहले कैसे लिख रहा है इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। और इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। अब उसके कुछ देर के बाद विक्रम कांस्टेबल एरिक कोंडो को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो लेखक अभी क्या कर रहा है। एरिक कोंडो बताता है कि अभी वो हल्का होने के लिए टॉयलेट में गया है। विक्रम कहता है कि उसे ज्यादा देर तक अंदर रहने मत दो और चेक करो कि कहीं वो अंदर किसी के साथ बात तो नहीं कर रहा। तो कांस्टेबल एरिक कोंडो सुब्रमण्यम को तुरंत ही बाहर आने के लिए कहता है, जिससे परेशान होकर सुब्रमण्यम बाहर आ जाता है। इसके बाद एरिक कोंडो अंदर जाकर चेक करता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और वो यही बात विक्रम को बताता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्रम पूजा के ऑफिस पहुंचकर वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर मैथ्यू से बात करता है और ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहता है। अब फुटेज को देखने के बाद यहाँ पर उसे पता चलता है कि पूजा शाम को 7:30 बजे अपने 2 फ्रेंड्स के साथ ऑफिस से बाहर निकली थी। उसकी एक फ्रेंड का नाम होता है सोनाली और दूसरी फ्रेंड का नाम होता है रम्या। अब विक्रम कहता है कि मुझे इन 2 लड़कियों से मिलना है। तभी वहाँ पर विक्रम के साथ 2 और ऑफिसर्स जुड़ जाते हैं, जिसमें से लड़की का नाम होता है पल्लवी और लड़के का नाम होता है प्रवीण। अब उसके बाद ये लोग रम्या को बुलाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। विक्रम पूछता है कि तुम्हारा पूजा के साथ रिलेशनशिप कैसा चल रहा है और कल रात तुम लोग कहाँ पर गए थे। रम्या बताती है कि पूजा हमारी टीम मैनेजर है और हम लोग कल रात किशोर की पार्टी में गए थे। विक्रम पूछता है कि पूजा की बेस्ट फ्रेंड कौन है, उसे कॉल करो। अब ये सुनकर रम्या अनीता को कॉल करती है। तभी इतने में विक्रम के पास एरिक का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि सर, इस राइटर ने कुछ लिखा है और फिर वो उसे पढ़ने लगता है। यही कि विक्रम ने रम्या के साथ पूछताछ शुरू की है और फिर विक्रम के कहने पर रम्या ने अनीता को कॉल किया और इस वक्त अनीता TM21 BA 1428 नंबर वाली कार से सफर कर रही है। अब विक्रम उस नंबर को लिख लेता है और तभी रम्या भी वही सेम टू सेम बात विक्रम को बताती है कि अनीता इसी नंबर वाली कार से यहाँ पर आ रही है, जिसे सुनकर विक्रम के होश उड़ जाते हैं कि आखिर रियल टाइम में ये कैसे पॉसिबल है। उसके बाद विक्रम रम्या से पूछता है कि कल रात पूजा का बिहेवियर कैसा था। तो रम्या बताती है कि पहले तो वो बहुत अच्छे मूड में थी, लेकिन तभी वहाँ पार्टी में उसका किसी लड़के के साथ झगड़ा हो गया। अब वो लड़का कौन था उसे तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल्स किशोर से पता चल सकती हैं, क्योंकि ये उसी की पार्टी थी। उसके बाद वहाँ पर अनीता आती है तो विक्रम उससे पूछता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो मुझे डिटेल में बताओ। तो अनीता उसे बताती है कि पार्टी से जब हम लोग घर पर आ रहे थे तो पूजा बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही थी और जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा और गाने की आवाज बढ़ा दी। तभी मैंने देखा कि एक लड़का हमारी कार का पीछा कर रहा था, लेकिन फिर भी पूजा ने उसे कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसने मुझे मेरे घर पर छोड़ा और वहाँ से चली गई और अब उसके आगे क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। तो विक्रम पल्लवी को उस रोड के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने को कहता है। फिर उसके बाद किशोर को बुलाकर उससे पूछताछ करने लगता है। विक्रम उससे पूछता है कि कल रात पार्टी में पूजा का किसके साथ झगड़ा हुआ था। किशोर कहता है कि सर, उसका नाम रवि है और वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड है। तो विक्रम उसे कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन जब किशोर उसे कॉल करता है तो रवि का फोन स्विच ऑफ आता है। उसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि प्रवीण विक्रम को कॉल करके बताता है कि साइबर क्राइम लोकेशन के हिसाब से पूजा की कार की आखिरी लोकेशन हमें मिल गई है सर, मैं आपको भेजता हूँ। फिर विक्रम और प्रवीण उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पूजा की कार पंक्चर हालत में खड़ी होती है। तभी उनको थोड़ा आगे बैरिकेड्स के घसीटने के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर समझ में आ रहा था कि पूजा ने जब मेन रोड क्रॉस किया तो उसके बाद बैरिकेड से लगा दिए गए और फिर उसकी कार को जानबूझकर पंक्चर किया गया। तभी यहाँ पर पल्लवी विक्रम को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि रोड की सीसीटीवी फुटेज से हमें ये बात पता चली है कि वो लड़का पूजा का पीछा कर रहा था, लेकिन उसके बाइक का नंबर हटा हुआ है। अब विक्रम उस नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीजीपी आशा बहुत ज्यादा परेशान होकर उस लेखक के घर पर आती है और उससे कहती है कि तुम अब ये कहानी लिखना बंद कर दो और सीधा सीधा बताओ कि मेरी बेटी पूजा कहाँ पर है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब कोई जादू या इत्तेफाक नहीं है, बल्कि तुम ही इस सब के पीछे हो। तो सुब्रमण्यम कहता है कि अच्छा, तो आपकी बेटी का नाम पूजा है, लेकिन उसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। ये तो मैं जो कहानी लिख रहा हूँ उसके कैरेक्टर का नाम है पूजा।
तो आशा गुस्से में कहती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो सुब्रमण्यम कहता है कि ठीक है, फिर अगर मेरी कहानी लिखने से ये सब कुछ हो रहा है तो मैं आगे की कहानी नहीं लिखूंगा। अब उसके अगले सीन में हम पल्लवी और विक्रम को एक सुनसान जगह पर देखते हैं। वहाँ पर हमें कुछ सामान पड़ा हुआ मिलता है। अब विक्रम यहाँ पर तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को बुलाने के लिए कहता है। तभी वहाँ कांस्टेबल विक्रम को कॉल करके बताता है कि सर, डीजीपी मैडम यहाँ पर आई हैं। फिर विक्रम आशा से बात करता है और उससे पूछता है कि मैडम आप वहाँ पर क्यों गई? आशा कहती है कि विक्रम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, तुम जल्दी से जल्दी मेरी बेटी को ढूंढ दो। और अब उसके बाद आशा सुब्रमण्यम से कहती है कि सुब्रमण्यम, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने दे दूंगी, बस मेरी बेटी कहाँ पर है ये बता दो, प्लीज मेरी बेटी को वापस लौटा दो। लेकिन सुब्रमण्यम कहता है कि मैडम, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप मेरे ऊपर भरोसा करिए और अपनी बेटी को ढूंढिए, मेरे पास बैठने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ विक्रम पल्लवी से कहता है कि डीजीपी की बेटी को किडनैप करने की हिम्मत किसने की होगी? हालांकि हमें अचानक पूजा की कार मिल गई, उसका फोन भी एक्टिव आ रहा है, लेकिन हम उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे। वो कहता है कि 1 साल पहले इसी जगह पर एक लड़की के शोषण की घटना हुई थी और सेम उसी जगह पर हमें ये पूजा का सामान भी मिला है। ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ कोई प्लानिंग से कर रहा है और हमें घुमा रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, अब इसका भी पता हमें लगाना होगा। इस तरफ हम देखते हैं कि राइटर लिखता है कि 3 लोगों ने किसी लड़की को ब्रिज से नीचे नदी में फेंक दिया है। अब ये देखते ही आशा और विक्रम उस जगह पर पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। पहले वहां पर विक्रम पहुंचता है और वो गोताखोरों को उस बॉडी को ढूंढने के लिए कहता है। तभी वहां पर कांस्टेबल बताते हैं कि इस मछुआरे ने उन 3 लोगों को देखा और हमें कॉल किया था, लेकिन उन लोगों ने मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो उनका चेहरा नहीं देख पाया। अब ये सब कुछ बताकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी गोताखोरों को एक लड़की की बॉडी मिल जाती है। ये लोग उस बॉडी को ऊपर निकालते हैं और सबको ऐसा लग रहा था कि ये बॉडी डीजीपी की बेटी पूजा की हो सकती है। अब हम देखते हैं कि डीजीपी आशा भी वहाँ पहुँचती है और वो उस लड़की को देखती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये पूजा नहीं बल्कि कोई और लड़की है। अब वहाँ से गुस्से में रात को ये सब लोग सुब्रमण्यम के घर पर आते हैं, क्योंकि अब इनसे सहन नहीं हो रहा था। एक तरह से कहें तो सभी का हाई आईक्यू एकदम फेल हो गया था और अब सब कुछ उनकी समझ से बाहर था। इसलिए विक्रम तो सुब्रमण्यम को बहुत पीटने लगता है, लेकिन तभी आशा बीच में आकर उसे रोक देती है। विक्रम कहता है कि मैडम, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं इसकी ऐसे धुलाई करूंगा कि ये सब कुछ उगल देगा। लेकिन आशा कहती है कि अगर इसे कुछ हो गया तो मुझे ऊपर जवाब देना होगा, तुम गुस्सा मत करो। तो विक्रम बहुत ज्यादा परेशान होकर बाहर आ जाता है। आशा भी वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि मुझे भी उसे मारने का मन कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम इस केस को शांति से सॉल्व करो। अब विक्रम अंदर जाकर सुब्रमण्यम से कहने लगता है कि तुम अभी के अभी मेरे सामने आगे की कहानी लिखना शुरू कर दो। लेकिन सुब्रमण्यम कहता है कि मैं इस तरह से नहीं लिख सकता, जब मुझे कोई आइडिया आता है तभी मैं लिखूंगा। तो विक्रम उससे कहता है कि तुम्हें जितना टाइम लेना है उतना ले लो, लेकिन मेरे सामने लिखो। तो अब सुब्रमण्यम बैठ जाता है और अब ऐसे ही 2-3 घंटे बीत जाते हैं। अब कुछ देर के बाद सुब्रमण्यम कुछ लिखने लगता है। एक कैब ड्राइवर तेजी से पुलिस स्टेशन पहुंचा। ड्राइवर ने अंदर जाकर कंप्लेंट की कि एक लड़की को कुछ 4 लोगों ने किडनैप कर लिया है। अब ये देखने के बाद कांस्टेबल एरिक कोंडो सभी थानों को अलर्ट करके अनाउंसमेंट करने लगता है कि किडनैपिंग का कोई भी केस आया तो तुरंत ही हमें बता दे। अब उसके कुछ देर के बाद विक्रम और आशा उस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो कैब ड्राइवर नहीं होता। पर चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उस लड़के ने वहाँ पर एक नोटिस छोड़ा है। तो वो तुरंत ही उसे देखने लगते हैं। तो वो 1 साल पहले का कंप्लेंट नोटिस होता है। उसके अंदर लिखा होता है कि मेरा नाम रवि है और मैं एक कैब ड्राइवर हूँ। रात को जब मैं एक लड़की को उसके लोकेशन पर छोड़ने जा रहा था तो कुछ लड़कों ने हमारी कार को रोका और हमसे लड़ाई झगड़ा करने लगे। अब ये देखने के बाद कार के अंदर बैठी हुई जननी नाम की लड़की बाहर आ गई और उसने लड़ाई को रोककर यहाँ से चलने के लिए कहा, लेकिन उन लड़कों ने कैब ड्राइवर को मार मार कर जख्मी कर दिया और जननी को जबरदस्ती वहाँ से पकड़कर ले गए। उसके बाद रवि ने खुद को संभाला और वो यहाँ पर कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में आ जाता है। अब यहाँ प्रेजेंट में उस कैब ड्राइवर की कार की डिटेल्स निकलवाकर उस रवि के बारे में पता किया जाता है। फिर विक्रम वहाँ के कांस्टेबल को वो फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या अभी यहाँ पर कंप्लेंट लिखवाने के लिए यही लड़का आया था? तो वो कांस्टेबल कहता है कि हाँ सर, यही आदमी था। लेकिन जब आशा उस फोटो को देखती है तो वो शॉक ही रह जाती है। वो कहती है कि नहीं, ये आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि इसे तो मरे हुए 1 साल हो गया है। अब विक्रम पूछता है
कि आप इसे कैसे जानती हैं मैडम? तो आशा चुप हो जाती है। विक्रम कहता है कि लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। तो आशा का पीए कहता है कि मैडम चलो इसे बता देते हैं। विक्रम कहता है अगर आप लोग मुझसे बातें छुपाएंगे और अगर आपकी बेटी पूजा को इसमें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। तब आशा ये बताने लगती है कि 1 साल पहले ये रवि यही कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन आया था, लेकिन ये लड़की का मामला था, इसलिए पुलिस ने उसके ऊपर शक किया और उसे वहीं पर बैठा कर रखा। अब उसके अगले दिन वही लड़की एक जगह पर बेहोश हालत में मिली। उसका गैंग रेप किया गया था, इसलिए उसे अस्पताल में एडमिट किया गया और उसके बाद ये केस आशा मैडम को सौंप दिया गया, जो उस समय कमिश्नर थी। आशा उस लड़की को देखने के बाद मीडिया वालों को बताती है कि हम उन दरिंदे अपराधियों को जल्दी से पकड़ लेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अब उसके कुछ देर के बाद आशा को एक कॉल आता है, जहां एक बहुत ही अमीर आदमी उसे कहता है कि इस केस में मेरा बेटा सिद्धार्थ भी है, इसलिए इन सब में उसका नाम नहीं आना चाहिए। आशा कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वो अमीर आदमी कहता है आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। अगर आप हमारी बातें मानोगे तो हम आपको डीजीपी तो जरूर बनवा देंगे। और ये सुनने के बाद आशा कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अब उसके कुछ देर के बाद हमें एक न्यूज मिलती है कि हॉस्पिटल में एडमिट की गई जननी नाम की लड़की की मृत्यु हो गई है। उसके बाद रात को हम देखते हैं कि रवि को उसी जगह पर लाया जाता है जहां पर जननी के साथ वो गलत काम हुआ था। फिर आशा रवि से पूछने लगती है कि क्या ये वही लड़के हैं जिन्होंने उस लड़की के साथ गलत काम किया? रवि कहता है कि हाँ मैडम, ये वही लोग हैं। तभी अचानक आशा गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देती है और उसके अगले ही पल में रवि को भी गोली मारकर उसे मार देती है। उसके बाद रवि के कंप्लेंट लेटर को छुपा दिया जाता है और इस केस का सारा इल्जाम रवि के ऊपर डाल दिया जाता है। अब उसके अगले दिन लोगों को वो लाशें उसी जगह पर मिलती हैं जहां पर जननी के साथ वो गलत काम हुआ था। अब शहर के लोग, मीडिया वाले कमिश्नर आशा की तारीफ करने लगते हैं कि उन्होंने इन लोगों को मारकर जननी को इंसाफ दे दिया। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहां आशा कह रही थी कि वो लड़का रवि जिंदा नहीं हो सकता क्योंकि 1 साल पहले उसने खुद उसे मारा था। अब आशा विक्रम से कहती है मुझे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, तुम बस मेरी बेटी को ढूंढ दो। इसके बाद विक्रम रवि के केस की फाइल को पढ़ने लगता है। फिर वो उसके घर पर चला जाता है। रवि का घर तो बंद था और वहाँ पर कोई भी रहता नहीं था। साथ ही उस घर में बस रवि की एक फोटो लगी हुई होती है। अब ये देखने के बाद विक्रम वहाँ से जाने लगता है। तभी पुलिस वाला उसे कॉल करके एक इन्फॉर्मेशन देता है कि वही टैक्सी यहाँ पर आई थी जिसमें पूजा और उस दूसरी लड़की को बांध कर रखा गया था। फिर विक्रम उस कार की लोकेशन पर पहुँचता है जो बहुत ही सुनसान थी। इतने में एक कार विक्रम के पीछे पड़ जाती है जिसके अंदर पूजा को बांध कर रखा गया था और साथ ही उसकी फ्रंट सीट पर सिद्धार्थ नाम का लड़का होता है। खैर, अब विक्रम जैसे तैसे करके उस कार को रोक लेता है और उन दोनों को बाहर निकालता है। इतने में वहाँ पर पल्लवी भी आ जाती है और विक्रम उसे पूजा को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। अब उस कार की मदद से विक्रम उस लोकेशन का पता लगा लेता है जहाँ से ये कार आई थी। फिर वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंचकर हमला कर देता है। और दोस्तों, यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। विक्रम अंदर जाकर कुछ लोगों को पकड़ लेता है और इन्हीं लोगों ने ये सब कुछ प्लान करके किया था। इन लोगों ने बहुत ही चालाकी से विक्रम के मोबाइल में एक माइक्रो डिवाइस लगा दिया था जिसके जरिए ये उसकी सारी बातें जान रहे थे और उस राइटर को बता रहे थे। उन्होंने बाकी के लोगों पर भी बहुत नजर रखी हुई थी और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी उसी तरीके से ये सारी बातें राइटर सुब्रमण्यम को बता रहे थे। इसलिए कोई भी घटना होने से पहले वो सब कुछ वैसा ही लिख रहा था। अब विक्रम उनसे कहता है कि तुम लोग सच में बहुत ज्यादा चालाक हो, लेकिन मैं एक आईपीएस हूँ, तो अब तुम लोग बताओ कि ये सब कुछ क्यों कर रहे थे। तो अब हमें पता चलता है कि ये सब कुछ जो कर रहा था वो असल में रवि का जुड़वा भाई राहुल था। राहुल अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर वापस आता है तो उसके पिताजी सुब्रमण्यम उसके भाई रवि की मौत के बारे में उसे बता देते हैं। जब राहुल इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है तब उसे सब कुछ पता चलता है कि ये सब कुछ कमिश्नर आशा ने किया है, वो भी उस अमीर बाप के बेटे सिद्धार्थ को बचाने के लिए। इसलिए अब अपने भाई रवि की मौत का बदला लेने के लिए राहुल ने ये सब कुछ प्लान किया था। वो आशा को सबक सिखाना चाहता था जो कि अब डीजीपी बन गई थी। इसलिए उसने आशा की बेटी पूजा को किडनैप करवाया और उस अमीर बाप के बेटे सिद्धार्थ को भी, ताकि उसका भाई बेगुनाह है ये बात सारी दुनिया को पता चल सके। अब दोस्तों, ये सारी बातें जानने के बाद विक्रम डीजीपी आशा के पास पहुंच जाता है। यहाँ अपनी बेटी पूजा को घर पर वापस देखकर आशा बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन विक्रम उसे कहता है कि मैडम, आपके बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आपने सिद्धार्थ को बचाकर डीजीपी बनने के लिए ये सब कुछ किया। तो अब ये सब कुछ जानने के बाद आशा विक्रम से कहती है कि विक्रम,
तुम बस मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो और इसके बदले में मैं तुम्हें इतने ज्यादा पैसे दूंगी कि तुम्हें और कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन विक्रम को यहाँ पर ये भी बात पता चलती है कि उस दिन जब जननी को अस्पताल में एडमिट किया गया था, तब डीजीपी आशा ने ही मशीन में गड़बड़ करके जननी को मार दिया था, क्योंकि अगर जननी ठीक हो जाती तो वो उन गुनहगारों को पहचान लेती। लेकिन डीजीपी आशा ने तो सिद्धार्थ को बचाने के लिए उन किडनैपर का एनकाउंटर तक कर दिया था। अब विक्रम यहाँ पर आशा से कहता है कि मैं इन सब के बारे में आपको सोचकर बताऊंगा, और इतना कहकर विक्रम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस सिद्धार्थ का अमीर बाप विक्रम को कॉल करता है और उससे कहता है कि विक्रम, मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ और मैं तुम्हें जितने चाहें उतने पैसे दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर विक्रम सुब्रमण्यम, राहुल और सिद्धार्थ को एक जगह पर लेकर जाता है और उन्हें कहता है कि बोलो तुम लोगों के साथ क्या किया जाए। तो यहाँ पर राहुल कहता है कि मैंने तो ये सब कुछ मेरे भाई रवि को इंसाफ दिलाने के लिए किया। मैं तो बस उन्हें बेगुनाह साबित करना चाहता था ताकि डीजीपी आशा का असली चेहरा दुनिया के सामने आए। लेकिन सर, आप इस सिद्धार्थ को मार दीजिए। इसने उस बेगुनाह लड़की जननी का रेप किया है, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन तभी सिद्धार्थ कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मेरे पापा तुम लोगों को पैसों में चुटकियों में खरीद लेंगे। तुम लोग तो सारे के सारे एक नंबर के टट्टू हो। मैं तो ऐसे कितनी लड़कियों के साथ ये सब कर चुका हूँ, लेकिन मजाल है कि आज तक मुझे कुछ हुआ हो। तो ये सारी बातें सुनने के बाद विक्रम को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे लात मारकर पानी में फेंक देता है और गोलियों से धड़ाधड़ शूट करके सिद्धार्थ को जान से मार देता है। और दोस्तों, यहाँ पर आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि हमें पता चलता है कि जननी और विक्रम असल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। उस रात जननी किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रही थी और विक्रम उसे छोड़ने के लिए भी आया था। उसके बाद जननी रवि नाम के लड़के की कैब में बैठकर जाने लगी। लेकिन दोस्तों, रास्ते में बेचारी जननी के साथ वो गलत हादसा हो गया और उसके अगले दिन उस हॉस्पिटल में उसकी जान भी चली गई। अब विक्रम को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में जब पता चलता है तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है। विक्रम कोई अंडरकवर एजेंट नहीं होता, वो एक आईपीएस होता है और उसने ये सब कुछ अपनी गर्लफ्रेंड जननी का बदला लेने के लिए किया था। अब कहानी के अंत में हम देखते हैं कि विक्रम डीजीपी आशा की रिकॉर्ड की गई वीडियो न्यूज चैनल पर वायरल कर देता है। मतलब कि जब आशा और विक्रम एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, उस वक्त विक्रम ने आशा की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और इसी वजह से डीजीपी आशा का असली चेहरा सभी लोगों के सामने आता है। और आशा की बेटी पूजा जब इस न्यूज को देखती है तो वो अपनी माँ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ जनता की रक्षक है, लेकिन पोजीशन पाने के लिए उसने एक लड़की के साथ ऐसा किया और एक अमीर बाप के लड़के को ऐसे ही छोड़ दिया। ये देखने के बाद पूजा अपनी माँ को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डीजीपी आशा को पछतावा होने लगता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वो एक कमरे के अंदर जाती है और खुद को गोली मार लेती है और इस तरह से ये क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।